देखो मीनस किसी भी न्यूमेरिकल दे विच कई बार तो कैलकुलेशनस मस्ट होंदियां बट कई बार कैलकुलेशनस अवॉइड कीतियां जा सकदियां। इदां दी बड़ियां एग्जांपल्स आउणगियां जिथे थोड़ा जिहा अटेंटिव होकर ध्यान देना ताकि असीं टाइम सेव कर लईए और वो टाइम सेव जिहड़ा वा वो अगे किसी होर जगह ते यूटिलाइज हो जाएगा है ना, मुश्किल न्यूमेरिकल्स नूं सॉल्व करन लई या एक्सट्रा न्यूमेरिकल्स नूं ट्राई करन च मिल जाएगा। फिर बेटा देखो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ न्यूमेरिकल्स की गल करते हैं थोड़ा ध्यान दियो बेटा, जिहड़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वाला कंसैप्ट है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वाला कंसैप्ट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ मैं ਹੁਣ न्यूमेरिकल ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ना, ਇਹ स्पैशली IIT ਲਈ है बट सारिਆਂ ਨੂੰ ही समझ आएगा, इदां दी कोई गल नहीं है। लिखो एंड इलेक्ट्रिक करंट an electric current I is equal to T is flowing through a resistor of 5 ohm. Calculate total heat produced. Calculate total heat produced in कितने टाइम बेटा, in 1 minute। और ध्यान देना हुण ये जिहड़ा हीट कैलकुलेट करनी है आपां नूं, रेजिस्टेंस भी दिती है, टाइम भी दिता वा, करंट भी गिवन है, तो तुसी सारिਆਂ ने फार्मूला किहड़ा यूज कर लेना, I स्क्वायर RT है ना, ये यूज करके तुसी आंसर निकाल लेना। इदां ही करना ना तुसी, पर गड़बड़ कित्थे करनी है फिर तुसी लोगों ने। देखो ये जिहड़ा फार्मूला है ना हीट का, ये तुसी उदों अप्लाई करना व्हेन करंट इज स्टेडी कांस्टेंट है। पर जे करंट स्टेडी नहीं है, हुण करंट स्टेडी नहीं है, ये करंट वेरिएबल करंट है, ठीक है। तो हुण बेटा थानू याद आना चाहिए, गल नूं ध्यान नाल सुनियो, जदों तुसी वर्क डन निकालदे हैं है ना, एक सिमिट्री देखिया करो फार्मूलाज दे विच, जदों उहदा एनालिसिस करना शुरू करोगे तो तुहाडे लई काम सौखा होएगा। जदों तुसी वर्क डन बाय फोर्स निकालदे हैं तो नो डाउट थानू दस्सिया जांदा वर्क डन बाय फोर्स की है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, पर नाल थानू ये भी दस्सिया जांदा ना कि अगर फोर्स यूनीफॉर्म है फिर तो तुसी एफ डॉट एस कर सकते हैं, पर जे फोर्स वेरिएबल है फिर पता की करते हैं असी, फिर आपां जिहड़ी टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल पाथ है, उन्होंने स्मॉल पार्ट्स च डिवाइड कर लेंगे। तो फिर पहला आपां एफ डॉट डी एस कटते हैं, स्मॉल वर्क डन मतलब जिहड़ा टोटल पाथ है वो वर्क डन कटना सी ना आपां, तो आपां पाथ के छोटे छोटे टुकड़े करते और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस ते एफ का डॉट प्रोडक्ट लैके पहला स्मॉल वर्क डन कटिया, फिर इंटीग्रेट करके टोटल। अच्छा इत्थे बेटा आप जी हीट कट रहे हैं आई स्क्वायर आर टी, वो टाइम लिए कट रहे हैं ना टी लिए, तो इत्थे की करना आप, क्योंकि करंट कांस्टेंट नहीं है तो असी इत्थे मान लेना कि जो पूरा टाइम इंटरवल है वो
ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਲਈ ਹੀਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ dH ਕੱਢਣਾ I square R dt ਤੋਂ, और उस तो बाद टोटल हीट ਲਈ इंटीग्रेट करना फ्रॉम 0 to t। और ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ t कितना ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤ 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, मतलब ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਫॉर वेरिएबल करंट है ना, वेरिंग करंट ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ स्टडी करंट ਲਈ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। देखो इधर आएगा ना, एक जनरल फार्मूला होगा हमेशा लिए, तो सेम आ हर जगह नहीं लगना, क्योंकि जो करंट कांस्टेंट है फॉर स्टडी करंट आई स्क्वायर और आर तो पहले कांस्टेंट है, वो दोनों बाहर आ जाने के अंदर dt बनया तो आई स्क्वायर आर मतलब आ जी अप्रोच है ना हर तरह के करंट लिए एप्लीकेबल है, स्टडी ਲਈ भी है ते वेरिएबल ਲਈ भी है। पर स्टडी ਲਈ फिर शॉर्टकट ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ याद कर लेने हैं ना, तो ये रिजल्ट आया इतना ही स्टार्ट में, समझे क्या मैं? तो ये पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ सॉल्व कर लियो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो भाई ਜਦੋਂ बेटा ਤੁਸੀਂ कैलकुलेट करते हैं हीट वाला कंसेप्ट, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈਓ ਨਾ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗਿਵਨ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਵਨ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਸ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਹੈ। ਤੇ अगर आप गिवन अमाउंट ऑफ सबस्टांस ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਫਾਈਨਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, तो वो भी फिक्स होना टेंपरेचर रेंज। ਇਹਦਾ मतलब जो मैं ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर पानी है, उस 1 लीटर पानी ਨੂੰ चाहे तुसी बॉयल करना वा और जेड़ा स्टोव है ना, जेड़ा गैस स्टोव है तो ओदी जेड़ी लाइट है वो थोड़ी घट रखी है, मतलब घट हीट ते उन्होंने बॉयल करना, ते चाहे दूसरी तरफ ज़्यादा हीट ते बॉयल करना, तो गल सुनने वाली किहड़ी है, समझण वाली, दोनों केसिस दे विच पानी नूं बॉयल होने दे लई सेम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए है। फर्क की पैना टाइम ते, जदों आपां उहनूं हौली हौली हीट कर रहे हैं है ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा, जदों उहनूं तेजी नाल हीट कर रहे हैं तो घट टाइम लगेगा। पर उस पानी नूं क्योंकि दोनों केसिस 1 लीटर पानी है तो उस केसिस दे विच जिहड़ी पानी नूं बॉयल होने वाली हीट चाहिए है वो सेम ही है ना। तो एक्चुअली उन्हें गल किहदे नाल जुड़नी है बेटा, इहदे बिहाफ ते भी बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर च, तो उन्होंने समझना जरूरी है। तो हुण तीसरा जिहड़ा मैं पॉइंट दसन लगा वो है जदों तुहाडे सामने मान लो हुण ये मैं क्वेश्चन नूं प्रॉपर वे च तुहानूं सॉल्व करके दिखाना और इनू नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना क्वेश्चन नूं भी और उहदे रिजल्ट्स नूं भी। देखो बेटा आ है तुहाडे कोल एक हीटर, हीटर के अंदर 2 कॉइल्स है, 2 कॉइल्स वाला हीटर है और इस हीटर की खासियत ये है कि जेहड़ियां इहदे अंदर 2 कॉइल्स है तो आपां दोनों चों एक कॉइल नूं भी एट ए टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हीटर है ना इसकी खासियत है कि आप ये बाहर स्विच लगे हुए हैं तो आप स्विच की हेल्प के नाल यदि एक कॉइल भी यूज कर सकते हैं जिहड़ी मर्जी, और
ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ coils ਨੂੰ series 'ਚ ਵੀ connect ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ coils ਨੂੰ parallel 'ਚ ਵੀ connect ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और ये जड़ियाँ दो कॉइल्स है, मान लो ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ कॉइल ਦੀ रेजिस्टेंस है बेटा R1, दूसरी कॉइल की रेजिस्टेंस है R2 और आ है बेटा when both the coils are connected in series और आ है when both the coils are connected in parallel। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि इस हीटर की जो असी फस्ट कॉइल को यूज किया, सिंगल कॉइल फस्ट, तो जी गिवन अमाउंट ऑफ वाटर है ना वो किन्ने टाइम च बॉयल हो गई, T1 टाइम्स, T1 टाइम्स। फिर बेटा असी फस्ट कॉइल को स्विच ऑफ करके सैकेंड कॉइल को स्विच ऑन किया ਤੇ दोबारा सेम अमाउंट ऑफ वाटर ਨੂੰ बॉयल किया, तो की देखा कि वो जी सैकेंड टाइम पानी है ना वो सिर्फ T2 टाइम बॉयल हो गया। थर्ड बार की कहना, वो कहता कि हुण आपां की कीता, वो जिहड़े दोनों कॉइल्स है ना दोनों को सीरीज च कनैक्ट करके दोबारा स्विच ऑन करके सेम अमाउंट ऑफ वाटर को दोबारा बॉयल किया। तो हुण दसो कितना टाइम लगेगा, तो TS की वैल्यू कितनी होएगी ते पैरेलल च कितनी वैल्यू होएगी। हुण गल नूं समझो बेटा, जिन्ने भी हुण गल नूं सुन रही हो, जिन्ने भी ये इलैक्ट्रिक एप्लायंसिस है ना, ये जदों असीं इन्हां नूं ऑन करते हैं तो इन्हां दे अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहनी है। ਇਹਦਾ मतलब चाहे तुसी हीटर को यूज कर रहे हैं विद सिंगल कॉइल R1, चाहे R2, चाहे दो कॉइल्स सीरीज च चाहे पैरेलल च, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज का फिक्स है, कांस्टेंट है, ये समझना बड़ा जरूरी है। तो V हर केस च सेम रहनी है, क्योंकि सॉकेट च जिथे तुसीं प्लग इन करना वा है ना हीटर नूं, तो वो वोल्टेज तो फिक्स है। तो चाहे हीटर के अंदर एक कॉइल काम कर रही है, चाहे दो कर रही है, चाहे दोनों सीरीज च जुड़ियां कर रही हैं, चाहे दोनों पैरेलल च जोड़ रही है, तो सप्लाई वोल्टेज फिक्स है V के बराबर। हुण बेटा इस केस H के बराबर होएगा V² बाय R1 और इस केस और इस केस और इस केस और H का हर केस सेम ही रहना। क्यों सेम रहना? क्योंकि हर केस च सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल करना, मैं गल पहला समझाती था। हुण अगर बेटा तुसी इहदा मतलब TS का T1 T2 ना रिलेशन देखना वा, हुण इत्थों देखियो, इनू ध्यान दिओ बेटा। तो TS की वैल्यू कितनी है? RS H over V²। RS की वैल्यू कितनी
ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਹੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਆਇਲਸ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਇਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੇ 6 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਕੁਆਇਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ 8 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁਆਇਲਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ? 6 + 8 = 14 ਮਿੰਟ ਲੱਗੂ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। और बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, स्टेप्स को नोट करो। 1/dp कितना बन जाएगा? v² = v²/h 1/rp है ना। तो 1/rp की अब 1/r1 प्लस पैरेलल v²/hr1 प्लस v²/hr2। और इतो दोबारा देखो, इतो v²/hr1 की वैल्यू 1/t1 आओ। हर्षिया गर्ग, Yes, समझ आई है बेटा? yes, हर्षिया गुलाटी, आर्यन पांजा, आर्यन, हरजशन, क्रिस, लक्ष्य, लक्ष्य, मानसी, मोहनदीप, समरीत। तो ये बेटा न्यूमेरिकल अपने आप च भी इंपॉर्टेंट है और ਇਹਦਾ रिजल्ट भी कई जगह पे यूज किया जा सकता जे न्यूमेरिकल वैल्यूज ਦਿੱਤੀਆਂ। फिर लिखो लास्ट क्वेश्चन, देखो बेटा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ईएमएफ है, जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। और सोर्स ऑफ ईएमएफ बेसिकली की करती है? सर्किट ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। तो ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ जो इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ है, तो एक तो है टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो वो कितनी होती बेटा? हम ध्यान दियो गल नूं समझियो फर्क नूं।
आई की वैल्यू फर्क समझियो हम अगर मैनू कोई कहे इलेक्ट्रिक पावर supplied by the source of EMF electric power supplied by the source of EMF की है EMF into current और करंट की वैल्यू की है ठीक और गल नु समझियो बिल्कुल अगर मैनू कोई कहे कि अंडर व्हाट कंडीशन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ EMF इज मैक्सिमम मतलब आ जी PS है मैक्सिमम कदों हो अगर डिनोमिनेटर मिनिमम है अगर डिनोमिनेटर मिनिमम है डिनोमिनेटर च दो टर्म्स है बेटा एक सोर्स दी अपनी रेजिस्टेंस जो कि फिक्स्ड है ते दूजा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जेडी की वेरिएबल है तो ਇਹਦਾ मतलब डिनोमिनेटर मिनिमम कदों होएगा ਜਦੋਂ एक्सटर्नल मिनिमम हो जाए कितनी 0 है ना तो PS मैक्सिमम अच्छा पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब की है भी सर्किट च है ना जिहड़ा एक्सटर्नल सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस ही है नहीं शॉर्ट सर्किट है पर शॉर्ट सर्किट तो मंजूर नहीं ना है एक्चुअली एक्सटर्नल सर्किट च बल्ब लगा हुआ या कोई और चीज़ लगी उन्होंने रेजिस्टेंस तो 0 हो नहीं सकती प्रैक्टिकली तो ਇਹਦਾ मतलब ये फैक्टर तो ਉਹਦੇ ਲਈ आ गया ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ सोर्स ऑफ EMF किस कंडीशन च सर्किट ਨੂੰ मैक्सिमम पावर सप्लाई करती है पर फायदा ਤਾਂ है कि ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ क्वेश्चन ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ सोर्स ने पावर ट्रांसफर ਕੀਤੀ है ਉਹ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ਨੂੰ अगर मिल रही है तो मैक्सिमम कदों मिलेगी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ मिलेगी किस कंडीशन च मिलेगी ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ इलेक्ट्रिक पावर consumed या received by R किसके बराबर है I स्क्वायर R तो I बेटा आ वाला करंट है ना तो I की वैल्यू E स्क्वायर R ओवर E स्क्वायर R इंटू R प्लस R की पावर -2 इधर लिख सकते हैं और आज की P है मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का मतलब है कि EMF ने R नु कितनी पावर ट्रांसफर की थी आ वाली कंडीशंस का R है ही नहीं इस करके ये अलग कंडीशन है तो इस EMF ने R नु एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नु मैक्सिमम पावर कदों ट्रांसफर करनी है ਉਹਦੇ ਲਈ P मैक्सिमम होना चाहिए और आ टर्म का बेटा कांस्टेंट है इसका मतलब आ टर्म की चाहिए है when is maximum मतलब आ ही टर्म है ये मैक्सिमम होएगी क्योंकि E का कांस्टेंट है which is possible only if E maximum की
आ बनेगी। और बेटा आई नो कॉमन कटो 1 आ टर्म 1 हो गई माइनस 2r, तो आज जो कॉमन कटना की तरह बन गया r प्लस r की पावर माइनस 1, आधा 1 ही है। और r टर्म इस साइड जाके तो 0 हो गई, आ की बनी 1 माइनस 2r ओवर r प्लस r इज 0। तो हो गई r की वैल्यू है तो 1 इज इक्वल टू 2r ओवर r प्लस r, तो r प्लस r इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू स्मॉल r। मतलब ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਈਐਮਐਫ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ मैक्सिमम पावर सप्लाई करेगी, वो तो है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 है, पर ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ एक्सटर्नल सर्किट ਨੂੰ मैक्सिमम पावर ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ सर्किट ਦੀ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट ਦੀ ईएमएफ ਦੀ इंटरनल ਦੇ बराबर होएगी, इक्वल होएगी। तो ਹੁਣ बेटा तो ਜਦੋਂ कैपिटल R R ਦੇ बराबर हो गया तो फिर P ਦੀ वैल्यू ਕੀ हो गई, E square R R plus R, ਇਹਦਾ स्क्वायर ਸੀ ਨਾ, तो फिर फार्मूला तो ये बन गया E square over 4R, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ਆ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਈਐਮਐਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ट्रांसफर नहीं हो रही, ये सप्लाई हो रही है, पर सप्लाई ਜਿਹਨੂੰ हो रही है वो आप ही है ही नहीं जीरो। इस करके ਆਪਾਂ ट्रांसफर देखनी है, ट्रांसफर और सप्लाई ਚ फर्क आ गया, दोनों ਚ ध्यान रखिए है। ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੁਅਰ क्यों नहीं हो रहा, आई स्क्वायर आ रहा है ना, आई स्क्वायर आ रहा है। तो इतना तक बेटा समझ आई गल।